हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, जबकि इसके पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और उन्होंने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यह बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है, और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। ठीक है ना। तो अब आज हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, चित्र के अनुसार देखो, जब कोई प्रकाश किरण, यह ऊपर हमारे पास है सघन माध्यम और नीचे है विरल माध्यम, और जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अविलंब से दूर हटती है। ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले इसके पहले वाला वीडियो देख लें। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रकाश किरण दूर हट जाती है। अगर हम इस आपतन कोण के मान को और बढ़ा दें, ये हमारा आपतन कोण है I और ये हमारा अपवर्तन कोण है R, तो प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाएगी। अगर इस आपतन कोण का मान और बढ़ा दें, जैसे अगर प्रकाश किरण को हम इस आपतन कोण पर डालें, यानी कोण हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या प्रकाश किरण क्या होगी, ये और दूर हट जाएगी। क्योंकि हमेशा जो है आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से छोटा होना चाहिए इस कंडीशन में। यानी कह सकते हैं, दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जो अपवर्तन कोण का जो मान है वो आपतन कोण से हमेशा अधिक होता है। कब होता है अधिक, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अगर हम और इस कोण को बढ़ा दें, यानी ये कोण और बढ़ा दें, तब क्या होगा, प्रकाश किरण और दूर हट जाएगी। अगर ऐसे ही बढ़ाते चले जाएं तो एक ऐसा कोण आ जाएगा कि आपतन कोण पर अगर प्रकाश किरण को डालेंगे तो जो अपवर्तित प्रकाश किरण है वो बिल्कुल एकदम सीमा पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। जो समांतर हो जाएगी तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा ऐसा। तो ये जिस स्थिति में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उस स्थिति में जो आपतन कोण कितना होता है उस कोण का नाम दिया गया है क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो क्रांतिक कोण का मतलब यही है कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। और अगर हम और बढ़ा दें, अगर और बढ़ा देते हैं आपतन कोण का मान, तो क्या होगा, प्रकाश किरण फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी उसी सघन माध्यम में वापस लौट जाएगी। कोई अपवर्तन की घटना फिर नहीं होती है। तो ये जो घटना है कि उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इसे कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात समझ में आई। यानी इसमें पूरी कहानी हमारी टिकी हुई है सघन से विरल माध्यम में जाने पर। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तभी ये घटनाएं संभव हैं। ठीक है ना। यहां पर हम केवल बात कर रहे हैं सघन से विरल माध्यम में जाने की। विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रकाश किरण जाएगी तब न पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, न वहां पर कोई क्रांतिक कोण बनेगा। तो ये पहली बात ध्यान रखना है, जब भी क्रांतिक कोण की परिभाषा या पूर्णांतरिक परिभाषा अगर लिखनी हो तो हम लोग प्रकाश किरण को सघन से विरल माध्यम में ही ले जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए और नोट्स बनाना शुरू कर दें। हेडिंग लगाएंगे हम लोग क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण इसको हम लोग कहते हैं
क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इसकी परिभाषा पहले लिख दें। तो परिभाषा लिखने के लिए चित्र को जरा साफ सुथरा बना लें हम लोग। ये कोई एक सीमा पृष्ठ है जिसके ऊपर है यहाँ पर सघन माध्यम, सघन माध्यम। सघन माध्यम को हम लोग चलिए कांच मान सकते हैं, द्रव मान सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये कांच हो गया हमारा। और दूसरी तरफ हमारा है विरल माध्यम, विरल समझ में आ रहा है। और इसको हम मान लेते हैं ये वायु है इधर। अब हम कोई प्रकाश किरण को हम आपतित कराते हैं इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, हम इस प्रकार से प्रकाश किरण को आपतित कराएंगे कि यह अभिलंब ड्रा कर लें। तो इस प्रकार से ये आपतित कराएं कि जो परावर्तित जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित जो किरण है बिल्कुल एकदम इस सीमा पृष्ठ के समांतर हो जाए ऐसे। तो ये कोण कितना बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि अभिलंब खींच रखा है हमने। तो ये तो हमारा अभिलंब है ना, और ये हमारी आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये वाली किरण कौन सी है? अपवर्तित किरण, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपतन कोण जो होगा, आपतन किससे लिखते हैं हम लोग? आई से। यही कोण हमारा क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। इसको हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है? सघन से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है ना। तो परिभाषा हम लिखेंगे सघन माध्यम में, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में वह आपतन, आपतन कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। यदि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी जो आपतन कोण होता है उसी को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्रिटिकल एंगल यानी आई जो किसके बराबर हो जाता है? सी के। तो अब जरा स्नेल के नियम जरा यहां पर लगाएं अगर हमको, तो क्या बनता है? स्नेल को पढ़ चुके हैं ना? स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है हमारा? स्नेल के नियम 1 and 2 इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर से। ये नियम का यूज करना है इस परिस्थिति में। तो देखिए 1 and 2 मतलब क्या होता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का परिमाण। पहला माध्यम कौन हमारा यहाँ है? सघन माध्यम, जिसको हमने कांच का माध्यम माना है, ठीक है ना। और दूसरा माध्यम कौन सा है? वायु, जो विरल माध्यम काम कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस नियम का यूज करते हुए? GNA। G1 का मतलब पहला माध्यम, पहला माध्यम क्या है? कांच है, तो ग्लास लिख लिया हमने। N अपवर्तनांक हो गया A, A का मतलब दूसरा माध्यम, दूसरा माध्यम क्या माना हमने? वायु।
तो GNA यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, आपतन कोण का मान कितना है सघन माध्यम में C, आपतन कोण कितना है C और अपवर्तन कोण कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो GNA इक्वल टू हो जाएगा साइन C, क्योंकि जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसकी जगह वैल्यू ये ले सकते हैं। जो अब अगर हम ये कहें कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin C। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर लिखना है तो 1/sin C हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस फार्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको आंकिक प्रश्न भी हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये संबंध क्या बताता है, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध है। लिख सकते हैं यह क्रांतिक कोण C तथा अपवर्तनांक N के बीच संबंध है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ANG प्रकाश किरण जा रही है कांच से वायु में, अपवर्तनांक हमने क्या लिखा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जबकि प्रकाश किरण कैसे जा रही है, कांच से वायु में जा रही है, तो लिखा होना चाहिए GNA कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ये तो साइन C बराबर होता है। ठीक है ना, अगर हम कहें कांच का अपवर्तनांक कितना होगा तो ANG लिखना पड़ेगा, ANG लिखेंगे तो 1/sin C हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि GNA ये पहले हम लोग भाव लिख चुके हैं, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है उल्टा। तो इस प्रकार से इसकी जगह हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया, नोट कर लें इसको। अब हेडिंग लगाइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में ले सकते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या है, तो अगर इस स्थिति में जैसा चित्र दिख रहा है कि अगर हम क्रांतिक कोण का मान इतना कर दें कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए तो प्रकाश किरण बिल्कुल एकदम पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। अगर हम इसका मान यानी आपतन कोण का मान अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी ये जो कोण हमने लिया है वो I का जो मान है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा अगर कर देते हैं तो प्रकाश किरण ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये घटना कहलाती है हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो उसको चित्र द्वारा सही से बना देते हैं हम लोग और फिर परिभाषा लिख लेंगे कि अगर प्रकाश किरण ये हमारा है सघन माध्यम जिसको हम लोग कांच ले, ठीक है, कांच जल कुछ भी ले सकते हैं, जल भी ले सकते हैं, बस यह है कि दूसरा माध्यम इसके सापेक्ष विरल होना चाहिए। ये दूसरा माध्यम ले लेते हैं विरल, ठीक है, और
ये ले लेते हैं y। अगर इसको हम कहां से ले रहे हैं तो इसको जल भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये समझिए कि पहला माध्यम सघन होना चाहिए, दूसरा विरल होना चाहिए, बस ये शर्त है कि प्रकाश किरण पहले सघन माध्यम में चले और उसके बाद विरल माध्यम में चले। और आपतन कोण को हम कितना ले रहे हैं, ये जो आपतन कोण है I, उसका जो मान है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा है, तो प्रकाश किरण उसी यानी सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। ये जो घटना होती है इसको कहते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परिभाषा क्या लिखेंगे, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम का मतलब सघन माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, इसको याद कर लेंगे बिल्कुल एकदम। जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी इसमें जब भी प्रकाश की घटना होगी इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, प्रकाश तो दूसरे माध्यम में नहीं जाता, नहीं अपवर्तन नहीं होता है, उसका परावर्तन ही हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी शर्तें क्या हैं, शर्तें आप लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें बताओ क्या है। तो शर्तें जैसा चित्र में दिख रहा है उसी आधार पर शर्तें लिख देंगे हम लोग, देखिए कितना आसान है लिखना। तो हेडिंग लगा लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, ठीक है। नंबर 1 शर्त कौन सी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन शर्तें कौन सी। नंबर 1 पहले हमने बताया कि प्रकाश किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी ये घटना संभव है। तो पहली शर्त तो यही है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहली शर्त, अगर ऐसा नहीं है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, ठीक है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए।
ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये और दूसरी शर्त है। पहली शर्त तो है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये अगर दो शर्तें अगर लागू अगर होती हैं किसी भी प्रकाश की घटना में, तो उसको कहते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें कोई अपवर्तन नहीं होता है, केवल प्रकाश का परावर्तन ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बिल्कुल इसको तैयार कर लेना है। और ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो परिभाषा हम लोगों ने अभी पढ़ी है, उस पर आधारित तमाम ऐसी दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं जिसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखा होगा कोई अगर कांच चटक जाता है, यानी क्रैक हो जाता है, अगर कोई अगर कांच किसी खिड़की में लगा हुआ है कोई कांच, या ऐसे ही सामान्यतया कोई कांच का टुकड़ा है और उसमें अगर दरार पड़ गई है, ठीक है ना, तो वो दरार अलग से ही चमकती है। तो अलग से चमकने का कारण यही है कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होती है। कि प्रकाश का जब कांच से जो दरार जो पड़ गई है उसमें क्या होता है, वायु भर जाती है। और जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो क्या होगा, वहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। वो जो परावर्तित प्रकाश है वही हमको चमकदार दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परावर्तन में थोड़ा सा अंतर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश 100% परावर्तित होता है, और जो परावर्तन वाली जो घटना होती है उसमें 100% प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, उसमें कुछ अपवर्तन भी हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तित जो प्रकाश होता है वो अधिक चमकदार होता है, उसकी तीव्रता कम नहीं होती है, ठीक है ना। इस कारण से जो दरार पड़ी हुई जो कांच होता है वो ज्यादा चमकता है, वो दरार, ठीक है ना, उसके कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और भी देख सकते हीरे का चमकना, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। या कह सकते हैं कि जो आता है कि रेगिस्तान की मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका होता है क्या है कि उसमें लगता है ऐसा कि बहुत दूर जब देखते हैं रेगिस्तान में तो ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है, पर होता नहीं है ऐसा, ये भ्रम है एक। उसी भ्रम को हम लोग कहते हैं रेगिस्तान की मरीचिका, और ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही संभव है, ठीक है। और जैसे आता है ठंडे प्रदेश की मरीचिका भी होती है, उसमें जो समुद्र में जब बहुत सर्दी पड़ती है, ठंडे प्रदेशों की बात हो रही है, तो उसमें जो जहाज होते हैं वो हमको हवा में उल्टे दिखाई पड़ते हैं। ये भी एक भ्रम है, दिखाई पड़ते हैं, केवल ऐसा नहीं होता कि ऊपर लटक जाते हैं उनको। इस भ्रम को कहते हैं ठंडे प्रदेश की मरीचिका। तो ये सब घटनाएं बुक में है, आप लोग इनको पढ़ लेंगे, और ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इससे संबंधित कुछ आर्थिक प्रश्नों को करेंगे जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो नोट कर लें। उसके बाद आर्थिक प्रश्न किया जाए इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन हमारा है वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, किसी सापेक्ष किसी द्रव का
क्रांतिक कोण 45 अंश है। क्रांतिक कोण 45 अंश है। तो उस द्रव का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। इसका सलूशन अब देखिए, इसमें कह रहा है क्रांतिक कोण दे रखा है, C का मान 45 और कह रहा अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो अभी हम लोगों ने संबंध निकाला है क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध। तो जो कह रहा है कि द्रव का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जब पूछता है तो हमेशा वो अगर कुछ कह नहीं रहा तो वायु के सापेक्ष ही निकाला जाता है। तो हमको क्या निकालना है, ANL यानी द्रव लिक्विड, NL वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक क्या लिखा जाएगा, 1/sin। बात समझ में आई भाई? अभी हम लोगों ने सूत्र लिखा है कि ANG इक्वल टू लिखा गया था ना 1/sin। बस इसी का यूज है। यहां पर क्या हो गया है, कांच की जगह हो गया है द्रव, बाकी वही चीज है। ठीक है ना? तो इसी वाले सूत्र से इसको बना लिया गया है। तो यहां पर कह रहा है कि ANL का मान तो निकालना है, लेकिन C का मान दे रखा है 1/sin। sin C का मान है 45 रख देंगे यहां पर। sin 45 का मान पता है कितना होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है। रूट ऊपर चला जाएगा, लिख सकते हैं। ANL का मान कितना हो जाएगा, अगर वैल्यू लगाना चाहें तो 1.414। ये इसका आंसर हो गया। अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता है? नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। इस प्रकार से ये आंसर निकाल लिया गया। ठीक है, नोट कर लें इसको। उसके बाद कुछ हम आंकिक प्रश्नों को करेंगे, जो इसके पहले वाले वीडियो में जो फार्मूले बताए तो उस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी कुछ हो जाएं, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। अगर फार्मूले आपको याद नहीं है तो हम बताएंगे, और अगर उसको और ज्यादा से क्लियर करना है तो हमारा इसके पहले वाला वीडियो देख लें। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड लिखा है यहाँ पर, सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 3/2 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो दिया गया पहले उसकी वैल्यू हम लोग नोट कर लेते हैं। प्रकाश की चाल, वायु प्रकाश की चाल को हम लोग किससे लिखते हैं, C से। अभी हम लोग क्रांतिक कोण को भी C से लिखा था, जब क्रांतिक कोण के बाद तब भी C से लिखेंगे। प्रकाश की चाल, वायु में जब प्रकाश की चाल बात हो तब भी हम लोग C से ही लिखते हैं, और उसकी वैल्यू दे रखी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जल का अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक ANG से लिखेंगे। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक जब दिया गया हो
अगर उसके पहले सापेक्ष माध्यम नहीं लिखा है तो हमेशा वायु के सापेक्ष ही माना जाता है, जिसको हम लोग निरपेक्ष अपूर्णांक भी कहते हैं। अगर ये कहा जाए जल का निरपेक्ष अपूर्णांक 3/2 है तो भी इसका मतलब ये था कि उसका अपूर्णांक वायु के सापेक्ष है। ठीक, तो Ag की वैल्यू दे रखी है 3/2। तो कह रहा है जल में प्रकाश की चाल बताना है कितनी होगी। तो उस फार्मूला हमको पता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। Ag यानी वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, यानी कह सकते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। बात समझ में आ रहा है? वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसी को कहते हैं जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। तो यहां पर ANW लिख लीजिए, कांच नहीं, यहां पर भी थोड़ा सही कर लें। ANW वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, जल का अपूर्णांक दिया है ना क्वेश्चन में, तो जल का अपूर्णांक कर लें, जिसका मान है 3/2। ठीक, तो इसमें हम लोग वैल्यू रख करके सॉल्व करें इसको। ये वैल्यू है हमारी ANW का मान दे रखा है 3/2 बराबर C का मान है 3 × 10⁸ अपान B का मान ज्ञात करना है। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो B इक्वल टू हो जाता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3V इक्वल टू 6 × 10⁸। तो ये V इक्वल टू ले सकते हैं 6/3 × 10⁸। जैसे कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 दूनी 6, 2 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी चाल आ गया। जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी तो नोट कर लें। ठीक है, तो अपूर्णांक कर दिया है तो हम इस प्रकार से चाल का मान निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसको नोट कर लें, पहला क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हमारा है वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक अपूर्णांक 1.5 है। वायु के सापेक्ष कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन बहुत आसान है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक यानी Ag का मान दे रखा है 1.5 है। पूछ रहा है कांच के सापेक्ष, तो GNA लिखना पड़ेगा वायु का अपूर्णांक, और ये फार्मूला जानते हैं हम लोग 1/Ag। इसका उल्टा हो जाता है अगर माध्यम को उल्टा करते हैं तो। ठीक है, तो Ag की वैल्यू दे रखी है 1/1.5, या इसको लिख सकते हैं 10/15, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी इसको लिखा जा सकता है 6.66 आता रहेगा, तो 6.66
3 से भाग देंगे तो त्रिछंग 18.6 त्रिछंग 18 हर बार आएगा, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, लगभग 0.67, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं, इसी टाइप का है। अगला क्वेश्चन हमारा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें दे रखा है वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक दिए हैं, यानी जल और कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रखे हैं ये। तो इसका सलूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे, इसको लिख सकते हैं ANW। वायु के सापेक्ष जल का पहले दे रखा है, तो ANW का मान है 4/3। ठीक है, और ANG कांच का अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष 3/2। तो कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे हम लोग, WNG। ठीक है ना, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जब हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक पता हो, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक पता हो दोनों माध्यमों का, और उनमें दोनों माध्यमों में से एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक निकलवा रहा हो, तो इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग, जो यहाँ बाद में जो लिखा गया उसके साथ अपवर्तनांक पहले लिखा जाएगा, अपान जो पहले लिखा है उसका अपवर्तनांक बाद में लिखा जाएगा। ऐसा फार्मूला लोग बना लेते हैं। ठीक है, वैल्यू लगा दें। ANG का मान कितना है 3/2 और ANW का मान कितना है 4/3। 3 ऊपर चला जाएगा तो लिख सकते हैं 3 × 3/, तो कंफ्यूजन तो उसको बटे में लगा कर लिख लो ऐसे। ठीक है, तो ये 3 ऊपर चला गया, 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 2 × 4 कितना हो गया, ये 9/8। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। इस प्रकार से ये ऐसे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको किताब की मदद से करनी है। किताब में ढेर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसकी मदद से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे मैं जो वीडियो अपलोड हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।